हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिंट एनालिसिस फॉर 8 मार्च 2022। तो आज की हाईलाइट में हम ये देखेंगे कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप में जाके जो है अपनी मेडिसिन की पढ़ाई क्यों पूरी करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो एमबीबीएस का फीस आती है वो काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जो रशिया और यूक्रेन में उनको पे करनी पड़ती है। और सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही नहीं, इसमें एक जॉर्जिया भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके पढ़ना पसंद करते हैं। तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि कंट्रीज सच एज रशिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया जो है वो अफोर्डेबल और क्वालिटी डेस्टिनेशन है फॉरेनर्स के लिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं सभी फॉरेनर्स के लिए। और काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके। सबसे पहला रीज़न जो है, जैसे कि रशिया है, ये सब्सिडाइज स्टडी जो है प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। तो 70% ऑफ द फी जो है वो सब्सिडाइज हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो अब वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और इजीली वो ले पाते हैं, वीज़ा फीस भी जो है वो कम भी है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पढ़ाई करने की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे इजीली जा पाते हैं। तो ये हो गया सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न इज़ कि जो क्लास 12 ग्रेड है उनके बेसिस पे वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं उसके बेसिस पे। तो थर्ड रीज़न ये हो गया। फोर्थ रीज़न इज़ कि लोग यूक्रेन और रशिया में इसलिए ज़्यादा जाना पसंद करते हैं कि क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू जो यूरो और यूएस डॉलर्स में अगर हम कंपेयर करें तो करेंसी चीप है, इसलिए दोबारा वहाँ पे जाना आसान हो जाता है और लोग ज़्यादातर यूएस और यूरोप को जो है थोड़ा अवॉइड करते हैं। फिफ्थ इज कि जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो इन दोनों कंट्रीज में थोड़े कम होते हैं, इन दोनों में एज वेल एज जॉर्जिया में। तो लिविंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए सर्वाइव करना थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये थे 5 रीजंस कि क्यों वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए हुए थे ये वॉर की वजह से वहाँ पे अटके हुए हैं, इनको डिग्रीज नहीं मिल रही हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि ऑल्दो ऐसी कोई बैरियर नहीं लगाया गया है कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी या फिर आपकी डिग्री जो है बाकी इकोनॉमीज में एक्सेप्ट नहीं होगी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट स्टिल एक अनसर्टेनिटी है बिकॉज इन अ सिचुएशन लाइक वॉर हो सकता है उनकी यूनिवर्सिटी पे ही अटैक हो जाए, और जैसे कि टेंशन एस्केलेट हो रही हैं तो ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल सिनेरियो है कि कोई यूनिवर्सिटी भी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए टेंशन वाला माहौल बन जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इन कंट्रीज़ के अलावा और कौन सी ऐसी हैं जहाँ पे जो है इंडिया के स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अर्मीनिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना और फिलीपींस, ये 4 जगह और हैं जहाँ पे जो है हमारे यहाँ के जो एजेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए यहाँ पे इनकरेज करते हैं। पर आजकल ये देखा जा रहा है कि चाइना जो है एक पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जैसे इंडिया और चाइना की इस वक्त बीच में टेंशन है, जिसकी वजह से चाइना अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो वो थोड़ा अनसर्टेन ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान और फिलीपींस। तो ये थी आज की हाईलाइट। अब मेन न्यूज़ पे आते हैं। स्टॉक्स डाई एज ऑयल रैलीज। तो ये मैं बस एक बार दोबारा रीइंफोर्स करना चाहती थी कि दोबारा जैसे ऑयल जो है वो रैली कर रहा है, ऑयल जो है वो अप जा रहा है, तो बाकी जो स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो ये जो एक इन्वर्स रिलेशन जो हमने देखा था कि ऑयल प्राइसेस के हाई होने से बाकी स्टॉक्स नीचे क्यों जाते हैं, अनसर्टेनिटीज हैं इसलिए तो ऑयल ऊपर जा रहा है। हो सकता है थोड़ा जो है डिमांड सप्लाई जो है कम हो इसलिए भी ऑयल ऊपर जा रहा है। बट बाकी स्टॉक्स नीचे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी। तो एफएमसीजी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, रिटेल भी इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये नीचे चले जाते हैं और ऑयल जो है वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये मैं इसलिए भी हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आगे जाके हम एक और एक और इंडस्ट्री देखने वाले हैं जिसको हम इससे लिंक कर पाए। नेक्स्ट इज क्रूड रैली में टाई आरबीआई हैंड्स ऑन रेट्स। तो क्या हो रहा है, अब क्रूड ऑयल जो है वो तो अब जा रहा है, और उसकी वजह से आरबीआई के ऊपर मतलब आरबीआई के हैंड्स टाई क्यों हो रहे हैं रेट्स के ऊपर। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो सारी चीज़ें और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। और इस वक्त आरबीआई ने क्या डिसाइड किया था, हमने ये देखा था कि जो अभी हमारी इकोनॉमी है वो सेकेंड स्टेज पे है। तो आरबीआई जो है वो अब जो पॉलिसीज हैं उनको टाइटन करना चाहता है, मतलब इंटरेस्ट रेट राइज करना चाहता है। पर अगर इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो क्या और ज़्यादा जो बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो पॉकेट्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जबकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो है उसको इंटरेस्ट रेट हाई करने पड़ेंगे।
तो ये एक डिलेमा है कि इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे तो ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, जोड़ेगा। तो इसलिए आरबीआई जो है अभी वो रेट्स पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट इज डाइवर्समेंट डेडलाइन में बी एक्सटेंडेड। तो जैसे हम एलआईसी आईपीओ की बात कर रहे थे कि एलआईसी आईपीओ जो है 65,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट की पॉकेट्स में पैसा दे सकता है, और उसकी वजह से जो डाइवर्समेंट टारगेट है ऑफ 78,000 करोड़ वो फुलफिल हो सकता है बाय 31 मार्च 2022। बट क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स जो हैं वो लिक्विडिटी कम है थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, तो जो ये डेडलाइन है ये हो सकता है कि थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। तो ये यहाँ पे ये बात करी जा रही है। और जो एक इनिशियल स्लो डाउन के जो सिग्नल्स होते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे मार्केट्स भी डाउन है, अभी हमने देखा कि सारे स्टॉक्स डाउन है, तो वैल्यूएशन पे असर पड़ सकता है। इसलिए जो है मे बी ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो जाए आगे जाके। नेक्स्ट इज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में डिले इंडिया यूरेशिया ट्रेड टॉक्स। तो ये एक और जो है इफेक्ट है वॉर का, कि इंडिया और यूरेशिया के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी, जो ऑलरेडी प्लान थी कि हम इस टाइम करेंगे, वो अब डिले होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें भी हमें जो मेन यहाँ पे देखना होता है किसी भी ट्रेड टॉक के बीच में, कि जो कमोडिटीज़ हैं, कौन सी कमोडिटीज़ जो है वो इंडिया पुश कर रहा है और कौन सी जो है वो सामने वाला नेशन, इस केस में यानी कि यूरेशिया जो है वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया जो है, इंडिया का मेन फोकस रहता है फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, प्रोसेस्ड फूड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया इन पे स्ट्रेस करता है, और इसमें एग्रीकल्चर थोड़ा मिसिंग है, तो एग्रीकल्चर पे भी वो करता है स्ट्रेस। और जो बाकी नेशन है जैसे कि यूके था, तो वो मीट वगैरह पे भी थोड़ा स्ट्रेस देता है, जैसे कि हमने जो उनके साथ की थी उसमें पॉर्क भी था, तो और भी कुछ थे मीट जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन पे स्ट्रेस करता है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर हम आपसे इंडिया से टेक्सटाइल ले रहे हैं तो हमारा जो है ये प्रोडक्ट जो है हम ये आपकी कंट्री में बेच सकें। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और बस इसी यही चीज़ मेन होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। तो यूरेशिया भी जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया था क्योंकि अगर हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता, तो हमारे जो ये जो फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक वाइडर एक्सेस मिल जाता यूरेशियन और सेंट्रल एशियन मार्केट्स में, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम भी होते हैं। इनकी वजह से हमारा काफ़ी जो ट्रेड है वो बढ़ जाता है, ट्रेडेड वैल्यू। और दूसरी चीज़ ये भी कि हम जो रशिया के साथ ट्रेड था वो भी जो है हमारा वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है इसकी वजह से, इस एफटीए के रुकने से। नेक्स्ट इज सेबी टेल्स डिश टीवी टू डिस्क्लोज एजीएम रिजल्ट्स विद इन 24 आवर्स। तो डिश टीवी का ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि डिश टीवी अपनी एजीएम जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है कि जो भी प्रपोजल्स उठाए गए थे उसके फेवर में कितने वोट्स हुए हैं, अनफेवरेबल वोट्स कितने हैं। और ये जो एजीएम थी ये अराउंड 30 दिसंबर हुई थी, जब और ये कहा जाता है कि अराउंड 2 डेज के अंदर जो है वो रिजल्ट्स जो है वो बता देनी चाहिए, बट डिश टीवी ये बता नहीं रहा है। और यस बैंक ने इसी को लेके उनको उनके ऊपर केस कर दिया है कि जो डिश टीवी है उनको जो रिजल्ट्स हैं वो अब आउट कर देनी चाहिए। तो सेबी ने अब ऑर्डर दिया है कि विद इन 24 आवर्स आप जो अपने एजीएम के रिजल्ट्स हैं वो बता दो, वरना आपके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे और डीमैट्स अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, ये सब कुछ। तो ये थी हमारी नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट है हाई एल्यूमिनियम प्राइस बूस्ट हिंडाल्को स्टॉक। तो अब जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अप जा रहे हैं और बाकी स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं, बट इस केस में क्या है, जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि हिंडाल्को स्टॉक, ये भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो एक मेजर प्रोड्यूसर था इन द फील्ड ऑफ एल्यूमिनियम, और क्योंकि अब रशिया जो है एक जो सप्लाई साइड है, अब वो रशिया जो है यहाँ पे सप्लाई नहीं कर पाएगा, ऐसे सोचा जा रहा है, क्योंकि ट्रेड सैंक्शन भी लगेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे होम ग्रोन जो कंपनीज हैं जैसे कि हिंडाल्को, उनके जो प्राइजेस हैं वो अब ऊपर चले जाएंगे। इनका जो एक सप्लाई साइड है, अब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कम प्लेयर्स हो जाएंगे, तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, जिसकी वजह से जो है प्राइस जो है अब पुश होगा। तो जैसे ही आपको ये बात सुनने को मिली कि रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ रही है, आपको पता है कि अगर मैंने इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मुझे फायदा होगा, तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से हमने क्या देखने को मिला कि जो हिंडाल्को के शेयर्स हैं दे हैव अप्रिशिएटेड बाय 30%। तो
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 30% इन जस्ट वन गो। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी की वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो निफ्टी मेटल्स हैं उसने गेन किया है बाय 11% ईयर टू डेट। तो 11% मेटल्स इंडेक्स ने गेन कर लिया। इसका मतलब जो मेटल इंडस्ट्री है वो उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो अगर इन्वेस्ट भी करना चाहें तो आप मेटल इंडस्ट्री में सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने का। तो ये था अबाउट स्टॉक्स। नेक्स्ट इज एनएसई इज रॉकी एनएसई इज रॉकी रोड टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको इतना तो पता होगा कि जैसे एनएसई है, ये 1992 में स्टैब्लिश हुआ था और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। इससे पहले जो इंडिया में एक्सचेंज था वो था बीएसई, जो कि 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद इसके आने से जो एक ये पूरा प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज का, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया था। तो लोग जो है ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर पा रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली। और अभी तक एनएसई जो है वो फोर्थ रैंक करता है इन वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फोर्थ रैंक करना वर्ल्ड में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो इसकी रेपुटेशन है वो लूज करे जा रहा है। क्यों? ये आप देख ही रहे होंगे, जैसे कोलोकेशन स्कैम है, और उसके अलावा अभी कल ही जो है एक ट्रेड में डिस्ट्रप्शन हुई थी 1 आवर की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो मार्केट प्राइसेस हैं वो ब्रोकर की टर्मिनल्स पे जो है शोकेस नहीं हो पा रहे थे। तो अब कुछ रीसेंट ऐसे फिनोमिना हुई है जिसकी वजह से इसकी इमेज पे काफ़ी अफेक्ट पड़ा है। तो एक बार इसको जल्दी से ब्रीफ में डिस्कवर कर लेते हैं कि है क्या इसमें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अब आने वाले दिनों में और हो सकता है कि काफ़ी देखने को मिले। तो कोलोकेशन क्या होता है कि जिसमें जो है ट्रेडर्स जो हैं वो अपने टर्मिनल्स काफ़ी पास प्लेस कर लेते हैं एक्सचेंज के को लोकेशन। तो जो उनके टर्मिनल्स हैं वो एक्सचेंज प्रेमिसेस के पास में होते हैं, जिसकी वजह से उनको फास्टर एक्सेस मिल जाता है टू द मार्केट डेटा, और ट्रेडिंग वो जो है और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि एनएसई ने अपने जो सर्वर है उस पे कुछ ब्रोकर्स को एक्सेस दे दिया था। तो वो जो ब्रोकर्स हैं वो इजीली उस सर्वर के थ्रू अपने अकाउंट में लॉग इन करके मार्केट इन्फॉर्मेशन जल्दी एक्सेस कर पा रहे थे। और क्योंकि उनके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन जल्दी एक्सेसिबल थी, इसकी वजह से उनको कुछ ट्रेड गेन्स हुए थे। तो ये था कोलोकेशन स्कैम। ये जब पकड़ा गया तो फिर जो इनकी उस वक्त हेड थी रामकृष्णा, उनके ऊपर क्वेरी चली कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस चल रहे हैं। सीबीआई ने इंक्वायर किया, सेबी को क्वेश्चन किया कि रेगुलरिटीज़ कैसे आई। और ये तो थी, चलो पहले वाली बात कि कोलोकेशन स्कैम शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक तो ये कोलोकेशन स्कैम हो गया, और जो उसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई वो क्या हुई कि लास्ट ईयर 3 आवर शटडाउन रहा था एनएससी में लास्ट फरवरी। तो उसकी वजह से जो है इसकी इमेज पे जो है इम्पैक्ट पड़ा। और अभी कल ही 1 आवर डिस्ट्रप्शन हुआ जहाँ पे कि मार्केट प्राइसेस शोकेस नहीं हो रहे थे ब्रोकर के टर्मिनल पे। तो इसकी वजह से भी, इन सारी चीज़ों की वजह से इसकी इमेज पे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इतना जाना माना है, इतना पुराना एस्टैब्लिश्ड है, उसकी इमेज पे जब फर्क पड़ता है तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो टूटने लगता है। तो हो सकता है आगे जाके जो लोग हैं वो अब एनएसई को इतना प्रेफर ना करें। तो नेक्स्ट इज एमजी मोटर आईज ट्रिपलिंग इंडिया सेल्स इन फिस्कल ईयर 23 फंडिंग रूट्स। तो एमजी मोटर जो है अब वो ईवी प्रोड्यूस करने वाला है, और अपनी वो जो इंडिया की जो इसकी कैपिटलाइजेशन है, इंडिया में जो भी इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा है। और उसके लिए सारे के सारे ऑप्शन जो है वो डिस्कवर कर रहा है कि वो कहाँ से फंड्स जो है वो रेज कर सकता है। क्योंकि एक बार फंड्स रेज होंगे तभी वो अपनी मनचाही चीज़ ईवीज जो है वो बना पाएगा। तो इन्होंने कहा है कि ये सारी जो भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं हर तरीके से उनको फुलफिल करने के लिए हर एक टाइप की फंडिंग जो है वो देख रहा है। बी इट एफडीआई, कमर्शियल बोरोइंग, प्राइवेट इक्विटी, सारे के सारे ऑप्शन कंसिडर करके वो जो है कोशिश करेगा कि जो एसयूवी है वो 10 to 15 लाख में इंडियन मार्केट में आ सके, इलेक्ट्रिक कार। तो ये थी इनकी प्लानिंग। नेक्स्ट इज डाइवेस्टमेंट में भी पुट ऑफ, ये हम देख चुके हैं। तो इसका एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट, जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि गवर्नमेंट ने जो है अभी तक 12,423 करोड़ जो है ऑलरेडी 7 मार्च तक रेज कर लिए हैं फ्रॉम द सेल ऑफ एयर इंडिया, एमओआईएल, एनएमडीसी,
हुडको, HCL एंड IPCL। और लेकिन अगर उसको 78,000 अगर कंप्लीट करने हैं तो LIC का सेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, और वो अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एक बैकअप हो चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन B2B टॉप गन्स अवेट ब्लेजिंग ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2। तो जो मेजर ई कॉमर्स यूनिकॉर्न्स हैं उनके जो रिवेन्यूज हैं वो 100 से 500% राइज जो है उन्होंने देखा है। तो आप, मैं सिर्फ एक ट्रेंड आप देख सकते हो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो ऑन द राइज है इन इंडिया। लोग जो है ऑनलाइन परचेज करना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये एक परमानेंट हैबिट बन जाए कंज्यूमर की टू प्लेस ऑर्डर्स ऑन ऑनलाइन। सो बिकॉज ऑफ विच ई कॉमर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड, और वो अपना और ज़्यादा एक्सपैंड करने की सोच सकते हैं। और इसकी वजह से हमने कल के न्यूज़पेपर में देखा भी था, एक बार दोबारा सोचा भी था कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री की वजह से किस पे इफेक्ट पड़ा था, वेयर हाउसिंग पे। यानी कि वो लॉजिस्टिक फर्म्स जो कि है ई कॉमर्स को सपोर्ट करती है, तो लॉजिस्टिक फर्म भी अपना एक्सपैंड कर पा रही थी इंडिया में, और उनको पैंडमिक में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, जिसकी वजह से वो टीयर 2 इंडस्ट्रीज में, टीयर 2 कंट्रीज में और ज़्यादा एक्सपैंड करने की सोच रही थी। नेक्स्ट इज इनक्रेड कैपिटल टू लॉन्च 1,000 करोड़ फंड। तो जब भी हम ये कैपिटल फंड वाली ऐसी न्यूज़ देखते हैं, तो हम यहाँ पे ना एक ट्रेंड देख सकते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े कैपिटल फंड्स हैं, ये एक्चुअल में जो अपना जो भी पैसा रेज करेंगे ये कौन सी कंपनी को देने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनक्रेड कैपिटल ने 1,000 करोड़ का फंड जो है लॉन्च किया है, और ये किसको सर्व करेंगे? ये सर्व करेंगे टू मीट द क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चरल डिमांड सप्लाई गैप। यानी कि जो ऐसी मार्केट्स हैं जिनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है एक डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझे कुछ क्रेडिट के लिए कुछ पैसा चाहिए जो कि मैं सिर्फ अपना माल बेचने के बाद ही रिलीज़ कर पाऊंगी पेमेंट, और तब दे पाऊंगी। तो मुझ जैसों को सर्व करने के लिए जो है वो फंड रेज कर रहा है कि हम इनको सर्व करेंगे। और ऐसा क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अगर जैसे मैं हूँ इस केस में, मेरे पास जो पहले ऑप्शन हुआ करते थे जैसे कि NBFCs, तो NBFCs ने अब हम जैसे कंपनीज को जो है सर्व करना कम कर दिया है, या फिर ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। तो इसलिए इनक्रेड कैपिटल जैसी फर्म्स जो है हम जैसी फर्म, मेरी जैसी कंपनीज को जो है फंड करने की सोचेगी, और वहां पे उसको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड है जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज चाइनीज टेक कंपनीज वे रशिया चांसेस आफ्टर वेस्टर्न पुल आउट। तो रशिया से जो है सारी वेस्टर्न कंपनीज जो है वो बाहर निकल रही है, बट आपको पता ही है कि चाइनीज जो हैं वो रशिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके सैंक्शंस जो लगाए गए थे रशिया के ऊपर उनको भी उन्होंने उनके भी अगेंस्ट थे। तो अब इनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना जो है रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाने वाला। तो जो चाइना की टेक कंपनीज हैं रशिया में, वो अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि वहाँ से वेस्टर्न कंपनीज जो हैं जैसे कि एप्पल, तो ये सारी अगर निकलेंगी तो ऑब्वियसली जो चाइना की टेक कंपनीज हैं उनके पास ज़्यादा स्कोप हो जाएगा। तो वो इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो है कैपिटलाइज करने की सोच रहा है। तो आज के न्यूज़पेपर में यही सब कुछ था। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसपे कि PDF शेयर्स होती हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।